नमस्कार, जय हिंद। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नई वीडियो और एक नई टॉपिक के बाद। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खास विषयों पर बात करने वाले हैं और हम बढ़ चले हैं अब अपनी ग्रेजुएशन की ओर। तो ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे साथी हैं, उनकी कई दिनों से डिमांड आ रही थी कि मैं उनके टॉपिक्स पर या उनके सब्जेक्ट पर कोई वीडियो बनाऊं। तो इस क्रम में हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे, काफ़ी टाइम से हमारी तैयारी थी कि हम DU और IGNOU के जो भी स्टूडेंट्स हैं, विशेषकर जो ओपन से स्टडी कर रहे हैं, ऐसे बच्चों के पास अध्ययन सामग्री बहुत सीमित होती है। हालांकि अध्ययन के नाम पर उनके पास सिर्फ किताबें हैं और किताबों में बहुत लंबा समय देने से कई ज़्यादा बेहतर है कि एक वीडियो, एक विषय चर्चा उनके सामने हो और जिससे उनकी परीक्षाओं की जो तैयारी है, उनकी परीक्षाओं की जो प्रिपरेशन है, उसमें उनको सहायता मिले, उसमें उनको मदद मिले। इस कोशिश को पूरा करने में आज से हम अपना एक प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं सबसे पहले हमारी जो IGNOU यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके विषयों को लेने की शुरुआत कर रहा हूँ। आपसे आशा जरूर मेरी ये रहेगी कि आप इस विषय में या इससे जुड़े हुए जो विषय हैं उनके सुझाव हमें अवश्य दें। हम IGNOU या फिर DU ओपन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनके किन किन विषयों को, किन किन टॉपिक्स को हम लेकर आते हैं कि जो आपकी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो, ज़रूरी हों। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात कर रहे हैं IGNOU के एक सब्जेक्ट की, क्योंकि IGNOU में सब्जेक्ट्स जो कोड सबसे मायने रखते हैं। आपका फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो IGNOU यूनिवर्सिटी के एक सब्जेक्ट कोड, जिसका कोड है BPSC 144 और सब्जेक्ट टाइटल है दक्षिण एशिया का एक परिचय। इस विषय पर मैं एक वीडियो लेकर आज से हम शुरू कर रहे हैं और कोशिश मेरी ये रहेगी कि इस संक्षिप्त वीडियो में हम अपने पूरे सब्जेक्ट को कवर कर लें। और क्योंकि इस सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, समकालीन दक्षिण एशिया जैसा जो विषय है या एक राष्ट्र के रूप में दक्षिण एशिया को जानना, एक क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया को जानना, ये सब्जेक्ट ना सिर्फ ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन या 12th लेवल तक के भी जो बच्चे इस सब्जेक्ट में हैं, इस विषय में हैं, उनके लिए भी वीडियो उतनी ही कारगर होगी जितनी कि ग्रेजुएशन के इस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं उसको हम थोड़ा सा विस्तार से समझें कि देखिए, इस सब्जेक्ट में आपके पास यानी दक्षिण एशिया का एक परिचय, ये जो आपका विषय है, इसमें कुल मिलाकर 15 यूनिट्स हैं या आप कहें कि 15 चैप्टर हैं। इन 15 चैप्टर्स को मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 पार्ट में आप सभी के सामने जो है लाने की कोशिश करूं। एक संक्षिप्त चर्चा हम इन सभी 15 इकाइयों पर, 15 चैप्टर्स पर कर लें। आज की जो हमारी ये फर्स्ट पार्ट है, पहली वीडियो है, उसमें हम इस 15 इकाइयों में से 4 इकाइयों को टारगेट लेकर चल रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड पर लिखी हुई हैं। ये 4 इकाइयां, इकाई 1 एक क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया, इकाई 2 दक्षिण एशिया में स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद के लिए संघर्ष, इकाई 3 दक्षिण एशिया में विविधता और बहुलता, और साथ में इकाई 14, इकाई 14 सार्क यानी कि दक्षेश। इन 4 इकाइयों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे और अगले पार्ट्स में आपको इस इकाई सब्जेक्ट की, इस सब्जेक्ट कोड की बाकी इकाइयां में मिलेंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हमारी आज के इस वीडियो को। और इसमें जैसा मैंने कहा कि इन 4 इकाइयों में से हम विस्तार से सभी पर चर्चा करेंगे और इन सभी जो टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। पार्ट 1 यानी कि हमारी वीडियो का पार्ट 1 है और इसमें हम बात करने वाले हैं अपनी पहली इकाई की, जिसके नाम है एक क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया। यहाँ हम इस वीडियो में अपनी सबसे पहली इकाई 1 एक क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया, आज जैसे कि हम इस चैप्टर को या इस कह सकते हैं इकाई को शुरू करने वाले हैं, मेरा आप सभी को सुझाव ये रहेगा, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं बहुत लंबी हैं और हम सभी बिंदुओं पर, सभी पॉइंट्स पर संक्षिप्त चर्चा करने वाले हैं। जो चर्चाएं आपके परीक्षाओं में उत्तर लिखते समय, आपकी परीक्षाओं में आपका उत्तर को जो है एक प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने में आपकी मदद करेंगी। तो सुझाव मेरा यह है कि आप अपने साथ कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें, ताकि आपको इन चैप्टर्स को नोट डाउन करने में, इन चैप्टर्स की एक नोट्स तैयार करने में सहायता मिले, मदद मिले। तो दोस्तों, हम जैसा कि मैंने कहा कि हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक क्षेत्र के रूप में हम दक्षिण एशिया को जानें, दक्षिण एशिया का एक संक्षिप्त परिचय हमारे सामने हो। तो दोस्तों देखिए, जिसे हम विश्व में दक्षिण एशिया के नाम से जानते हैं, दक्षिण एशिया क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ये क्या है पहले हम ये जान लें।
अगर हमसे कोई पूछे कि दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया की हमें परिभाषा देनी हो, तो इसे हम इस रूप में देंगे कि दक्षिण एशिया एशिया महाद्वीप के दक्षिण में बसा हुआ एक ऐसा भूभाग है, एक ऐसा भूखंड, एक ऐसा भूक्षेत्र है कि जिस पर बहुत सारे देश बसे हुए हैं, या कहें कि कुछ गिने चुने देश बसे हुए हैं। इस भूभाग को, इस भूखंड को, इस भूक्षेत्र को ही दक्षिण एशिया के नाम से विश्व राजनीति में जाना जाता है। विश्व राजनीति में इसकी पहचान दक्षिण एशिया के रूप में है। और जैसा कि हमने कहा कि एशिया महाद्वीप के दक्षिण में, तो आपको एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रखनी है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र का जो मुख्य केंद्र बिंदु है, दक्षिण एशिया क्षेत्र का जो मुख्य कह सकते हैं कि जो सेंटर पॉइंट है, वो है भारत। अगर अपने दिमाग में आपको छवि एकदम क्लियर रखनी है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र कौन सा है, तो आप भारत और भारत के इर्द गिर्द बसे हुए जितने भी देश हैं उन्हें दक्षिण एशिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, उन्हें दक्षिण एशिया कह सकते हैं। तो देखिए, ये जो एक हमें याद रखना हो कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो उसके लिए मेरी बनाई हुई अपनी एक ट्रिक है जिसका नाम है BBI मनपसंद, MNPS। ये उन देशों की हम बात कर रहे हैं जो देश दक्षिण एशिया कहलाते हैं, साउथ एशिया कहलाते हैं। तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से 7 देशों को हम अक्सर दक्षिण एशिया कह देते हैं। इस 7 देशों के नाम याद करने की जो ट्रिक है, अगर ऐसे आप नाम याद करने लगे तो शायद भूल चूक हो जाए या नामों के में कंफ्यूजन हो, बार बार नामों को रिपीट करना पड़े। लेकिन एक ट्रिक के द्वारा हम इन 7 देशों के नामों को आसानी से समझ सकते हैं। कौन कौन से देश हैं? देखिए, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर बांग्लादेश। दूसरे B फॉर भूटान, बांग्लादेश, भूटान। I से हमारा भारत यानी कि इंडिया। M से मालदीव, M से मालदीव। N से नेपाल। P से पाकिस्तान, पाकिस्तान। और S से श्रीलंका, S से श्रीलंका। तो इन 7 देशों को हम मूल रूप से, इन 7 देशों को हम प्रमुख रूप से दक्षिण एशिया कहते हैं। दक्षिण एशिया के तौर पर दक्षिण एशिया महाद्वीप में बसे हुए इन देशों को कहा जाता है। और इसके अलावा देखिए, हमने मुख्य रूप से कहा कि मैंने आपको बताया कि 7 देशों को हम दक्षिण एशिया कह देते हैं। लेकिन इन 7 देशों के अलावा कभी कभार हम अन्य देशों को एक A और AM को भी हम कई बार दक्षिण एशिया क्षेत्र में गिन लेते। कभी कभार इन देशों को भी दक्षिण एशिया में मान लिया जाता है। ये AM कौन है? इसमें A फॉर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और इसमें M फॉर है दूसरे भाई साहब म्यांमार, अफगानिस्तान और म्यांमार। तो जैसे मैंने कहा कि मुख्य रूप से हम इन 7 देशों को दक्षिण एशिया कह देते हैं, लेकिन कभी कभार हम दक्षिण एशिया क्षेत्र में अफगानिस्तान और म्यांमार को भी इनकी गिनती कर लेते हैं। एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी है और बार बार इसकी चर्चा की जाती है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र के जितने भी देश हैं, इन्हीं देशों को दक्षिण एशिया क्यों कहा गया, इन देशों को ही दक्षिण एशिया के रूप में परिभाषित या दक्षिण एशिया के रूप में रेखांकित क्यों किया जाता है? क्योंकि इन देशों को अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे क्षेत्र का जो केंद्र बिंदु है, इस पूरे क्षेत्र का जो मतलब सेंटर पॉइंट है, वो भारत है। और भारत के इर्द गिर्द अगर आप मतलब विश्व के मानचित्र में या दक्षिण एशिया के मानचित्र में देखेंगे तो भारत और भारत के इर्द गिर्द देखिए, भूटान और नेपाल बिल्कुल भारत के ऊपर है, और बांग्लादेश आपका जो है पूर्व की तरफ है, मालदीव बिल्कुल दक्षिण में है भारत के, और इसके बाद आपका पाकिस्तान भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में है, और श्रीलंका बिल्कुल दक्षिण में है, अफगानिस्तान आपका बिल्कुल पाकिस्तान के बाद है, और म्यांमार बिल्कुल पड़ोस में पूर्व की तरफ है। इस तरह की जो पूरा क्षेत्र जिसे हम दक्षिण एशिया कह रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र का जो केंद्र बिंदु है, इस पूरे क्षेत्र का जो मुख्य किरदार है वो कौन है? भारत है। और भारत के इर्द गिर्द बसे हुए भारत को मिलाकर जो बाकी सभी जो क्षेत्र है के देश हैं, इन्हें ही हम दक्षिण एशिया के नाम से, दक्षिण एशिया क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो यहां में बिल्कुल स्पष्ट हो, बिल्कुल क्लियर हो कि दक्षिण एशिया किसे कहा जाता है, दक्षिण एशिया क्या है। आगे इसकी बात हम बढ़ते हैं। तो दक्षिण एशिया क्षेत्र को थोड़ा सा जानते समय, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़कर समझते समय हमें कुछ बातों पर ध्यान देना है, और ये विषय जो हम बात कर रहे हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको परीक्षाओं में उत्तर लिखते समय ये चीज़ें काम आएंगी। एक चीज़ हमें जो बात करनी है, एक है दक्षिण एशिया, या आप कहें कि दक्षिण एशिया की विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं। एक है दक्षिण एशिया, और कई कबार एक अवधारणा जो अभी आधुनिक टाइम में उभर कर आई है, वो है दक्षिण एशिया 2.0। दक्षिण एशिया 2.0।
देखिए दक्षिण एशिया जो क्षेत्र है, दक्षिण एशिया जो भूभाग है वो थोड़ा सा विस्तृत है, थोड़ा सा क्षेत्र मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। और इस दक्षिण एशिया की परिस्थितियों के बदलाव के अनुसार दक्षिण एशिया की जो है के हालातों में जो परिवर्तन आए उस हिसाब से हमने इसे दक्षिण एशिया यानी जो प्राचीन जो पद्धतियां हैं दक्षिण एशिया की पुराने जो माहौल हैं उस अनुसार, और दक्षिण एशिया 2.0 इन दक्षिण एशिया की जो नई मतलब परिवर्तनाएं हैं, नई जो स्थितियां हैं उनके अनुसार हमने दक्षिण एशिया 2.0 कह दिया। अगर कई बार आपकी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि सारे अभी जो है आपकी परीक्षाओं में जो कह सकते हैं कि जो दीर्घ प्रश्न है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस वाले आंसर हैं वो आपको पूछे जाएंगे और वहां पर दक्षिण एशिया और दक्षिण एशिया 2.0 के बारे में आपको पूछने जाए इनकी विशेषताएं, तो वहां उत्तर लिखते समय आपको जो पॉइंट्स काम आएंगे हम उनकी यहां पर बात कर रहे हैं। कि अगर आपसे पूछ ले दक्षिण एशिया की विशेषताओं को वर्णन करें या फिर दक्षिण एशिया 2.0 की विशेषताओं का वर्णन करें, या अगर दोनों में आपको दक्षिण एशिया और दक्षिण एशिया 2.0 में तुलना की जाए, तुलना के बारे में पूछा है, तो भी आपके काम ये पॉइंट्स आएंगे। इसमें अगर हम बात करें दक्षिण एशिया की, तो देखिए दक्षिण एशिया की बात करते समय हमें जो पहली बात ध्यान रखनी है वो है भारत केंद्रित क्षेत्र। भारत केंद्रित क्षेत्र। देखिए दक्षिण एशिया की बड़ी सी विशेषता ये है, ऐसे तौर पर लिया जाता है कि जो दक्षिण एशिया क्षेत्र है, दक्षिण एशिया जो इलाका है वह भारत केंद्रित क्षेत्र है। भारत केंद्रित क्षेत्र होने में हम ये कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि इस दक्षिण एशिया क्षेत्र का जो पूरा केंद्र बिंदु है, ये सेंटर पॉइंट है, वो भारत है। और भारत केंद्रित क्षेत्र ये पूरा कहलाएगा क्योंकि इस इलाके के एक केंद्र बिंदु के तौर पर, इस इलाके के एक सेंटर पॉइंट के तौर पर हम भारत को देखते हैं। भारत इस पूरे क्षेत्र में एक प्रधान के तौर पर, एक मुख्य किरदार के तौर पर देखा जाता है। दूसरी बात हम इसमें कर सकते हैं एक बहुलतावादी क्षेत्र, एक बहुलतावादी क्षेत्र। बहुलतावादी क्षेत्र होने का अभिप्राय, बहुलतावादी क्षेत्र होने का अर्थ यह होगा कि इस क्षेत्र में जितने भी देश हैं इनमें बहुलताएं पाई जाती हैं। बहुलताओं से का मतलब ये होता है कि इन देश में विविधताएं पाई जाती हैं। हर देश की स्थितियां, हर देश की शासन व्यवस्थाएं, हर देश की जो आर्थिक स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिन्न हैं, एक दूसरे से विविध हैं। इसलिए हम इस क्षेत्र को बहुलतावादी क्षेत्र के तौर पर, एक जो है विविधतावादी क्षेत्र के तौर पर कह सकते हैं। तीसरी अगर हम बात करें असममित क्षेत्र, असममित क्षेत्र यानी कि जो दक्षिण एशिया क्षेत्र है, दक्षिण एशिया क्षेत्र जो है थोड़ा सा असममित है, थोड़ा सा असमान है अपने क्षेत्र के बाकी इलाकों के अलावा। अगर हम देखें, हमने एक जो है बात अगर गौर की हो कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में जितने भी देश हैं वो भारत और भारत के इर्द गिर्द के देश हैं, भारत से सटे हुए लगभग जो देश हैं, दक्षिण एशिया जो भूभाग है वहां के देश हैं, इन्हें हमने दक्षिण एशिया कहा। लेकिन इस क्षेत्र में हालांकि चाइना भी इसी क्षेत्र में आता है, लेकिन हमने दक्षिण एशिया के रूप में चाइना को रेखांकित नहीं किया, चाइना की बात नहीं की। और इसका कारण ये है कि चाइना और जो बाकी हमारा दक्षिण एशिया है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा विविध हैं, उस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा असममित हैं। हम दक्षिण एशिया के उत्तर की तरफ चले जाएं, पूर्वोत्तर में, पश्चिमोत्तर में चले जाएं तो वहाँ आपको अरेबियन कंट्रीज मिलेंगी, अरेबियन क्षेत्र मिलेंगे। आप और ऊपर की तरफ बढ़ें तो आपको यहाँ पर जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान मिलेंगे। और आप इधर की तरफ जाएं पूर्व की तरफ तो वहाँ चाइना है। ये बाकी जो क्षेत्र हैं भारत के पश्चिमोत्तर में, भारत के उत्तर में, पूर्वोत्तर की तरफ, तो यहाँ के क्षेत्रों की जो स्थितियाँ हैं, यहाँ के क्षेत्रों की जो हालात हैं वो दक्षिण एशिया से भिन्न हैं, असमित हैं। इसलिए हम इसको बाकी क्षेत्रों से असमित क्षेत्र के रूप में भी देखते हैं। चौथी इसमें बात करते हैं हम आपसी खतरे की अवधारणा। आपसी खतरे की धारणा, तो देखिए दक्षिण एशिया क्षेत्र में जो है आपसी खतरे की धारणा देखने को मिलती है कि इस दक्षिण एशिया क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो शामिल देश हैं, इन शामिल देशों में भी कहीं ना कहीं आपसी खतरे की जो भनक है, आपसी खतरे की जो कह सकते हैं जो आहट है, वो कभी ना कभी किसी न किसी देश को महसूस होती रहती है, किसी न किसी देश को इसका एहसास होता रहता है। तो इसे हम आपसी खतरे की धारणा करते हैं। न्यून एकीकृत क्षेत्र, दक्षिण एशिया क्षेत्र की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इस इलाके में, इस क्षेत्र में न्यून एकीकृत जो है, एक न्यून एकीकृत ताकत पाई जाती है। यानी हम देखें अगर एकीकृत होने की, एकजुट होने की, एक साथ मिले जुले होने की अगर प्रवृत्ति दक्षिण एशिया के जो है देशों में हम देखें तो ये बहुत ही न्यूनतम स्तर पर है, बहुत ही कमजोर स्तर पर है। दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र हैं, के जो देश हैं, इनमें आपसी जो तालमेल है, आपसी जो मतलब कह सकते हैं
कि जो कह सकते हैं सामंजस्य है उसमें बहुत खासी न्यूनता यानी कि कमी देखने को मिलती है, इसलिए हम इसे न्यून एकीकृत क्षेत्र के तौर पर भी देखते हैं। एक संघर्ष बहुल्य क्षेत्र के तौर पर भी इसकी पहचान है। एक अगली विशेषता है एक संघर्ष बहुल्य क्षेत्र। बहुल्य क्षेत्र, तो देखिए ये जो क्षेत्र है हमारा दक्षिण एशिया क्षेत्र को एक संघर्ष बहुल्य क्षेत्र के तौर पर भी हम देखते हैं। हालांकि इस दक्षिण एशिया क्षेत्र में ज्यादातर देशों के संबंध सामान्य जो है दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दक्षिण एशिया क्षेत्र में जो संबंध हैं आपसी जो देशों के, जैसे इसमें जो मुख्य केंद्र बिंदु, मुख्य जो आकर्षण का केंद्र पूरा क्षेत्र दक्षिण एशिया क्षेत्र बना रहता है, उसमें मुख्य वजह जो संघर्षवादी है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, भारत और चाइना के बीच में है। भारत जो है चीन जो कि तो एक अलग मुद्दा हो गया, क्योंकि चीन को हम दक्षिण एशिया में मान ही नहीं रहे हैं, लेकिन भारत पाक का जो संबंध है वो पूरे विश्व का ध्यान दक्षिण एशिया की तरफ, साउथ एशिया की तरफ हमेशा खींचे रहते हैं, हमेशा जो है अपनी तरफ जोड़े रखते हैं। इसमें अगर हम अगली बात करें तो हम पाएंगे तो यह है मुनरो सिद्धांत वाली बात भी हमें दक्षिण एशिया क्षेत्र में मिलती है। मुनरो सिद्धांत, मुनरो सिद्धांत। अब ये मुनरो सिद्धांत क्या है आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, क्योंकि मुनरो सिद्धांत को हम इस तौर पे देखते हैं कि भाई दक्षिण एशिया क्षेत्र का प्रधान, दक्षिण एशिया क्षेत्र का जो मुख्य भूभाग है दक्षिण एशिया क्षेत्र का, तो कह लें कि सबसे ताकतवर देश है वो भारत है। बहुत सारे देश भारत पर आरोप लगाते हैं कि भारत मुनरो सिद्धांत का पालन करना चाहता है। इसका मतलब ये कि भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में अपनी प्रधानता, अपनी आधिपत्य, अपनी शक्तियों का प्रसार चाहता है। इस तरह के आरोप अक्सर भारत पर लगते रहे हैं, भारत पर लगते आए हैं। मुनरो सिद्धांत का अर्थ ये हुआ कि किसी भी देश के अंदर जब ये प्रवृत्ति हो कि वो अपने विशाल भूभाग में, अपने विशाल भूक्षेत्र में अन्य देशों पर अपना आधिपत्य, अपनी शक्तियां, अपने प्रभाव चाहता हो, तो इसे मुनरो सिद्धांत कहा गया। कुछ देश आरोप लगाते हैं कि भारत दक्षिण एशिया क्षेत्र में मुनरो सिद्धांत का पालन करता है, मुनरो सिद्धांत की जो कह सकते हैं कि अवधारणा को सिद्ध करना चाहता है। तो ये हमने बात की दक्षिण एशिया के बारे में। हम थोड़ा सा बात करें दक्षिण एशिया 2.0 यानी कि 21वीं सदी का दक्षिण एशिया। तो इसमें देखिए दक्षिण एशिया की जब 2.0 की बात करते हैं, यहाँ जो मुख्य विशेषता है, यहाँ जो मुख्य बिंदु है वो है चीन का आगमन। चीन का आगमन, चीन की जो घुसपैठ है वो दक्षिण एशिया 2.0 की खास विशेषता है। हम पाते हैं, हम देखते हैं कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में चीन धीरे धीरे आगमन कर रहा है, धीरे धीरे उसकी एंट्री हो रही है। चीन अपने दक्षिण एशिया क्षेत्र के देशों पर प्रभाव डालने की, आर्थिक दबाव डालने की कोशिश करता है। चीन की एक नीति बहुत प्रसिद्ध है कि चीन अपने जो है आसपास के क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, अपने असर को बढ़ाने के लिए अपने समीपस्थ देश, जो अपने नज़दीकी देश हैं, उन देशों की अर्थव्यवस्था में निवेश करता है और निवेश के बाद उस देश के ऊपर इतना कर्ज, इतना जो है लोन चढ़ा देता है कि जिसके बाद उस देश की सत्ता में, उस देश के शासन में भी चीन को हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल जाता है। तो चीन का आगमन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र के देशों में, इसमें बात करें कि नेपाल में उसकी जो परियोजनाएं हैं, भूटान में उसकी परियोजनाएं, पाकिस्तान में उसकी बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं कि जिनके माध्यम से जो पाकिस्तान, ये चाइना है, वो पाकिस्तान की राजनीति में और वहाँ के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की ताकत रखता है, आमादा रखता है। तो चीन का आगमन दक्षिण एशिया 2.0 की एक समस्या भी है और एक विशेषता भी है। दूसरी बात करें हम भारत और चीन के संबंध, भारत और चीन की प्रतिद्वंदिता के संबंध की प्रतिद्वंदिता। तो दोस्तों मैं एक और चीज बता दूं आपको, प्रतिद्वंदिता, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा, ये तीन ऐसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ एक है, यानी कि कंपटीशन, यानी कि संघर्ष। तो भारत और चीन की जो प्रतिद्वंदिता है वो दक्षिण एशिया 2.0 की एक खासी विशेषता है, खासा इसका जो है आकर्षण का केंद्र बिंदु है। भारत और चीन के बीच में बहुत सारे मुद्दों पर संघर्ष है, विवाद है, प्रतिद्वंदिता है। जैसे हम कहें कि तिब्बत के निर्माण को लेकर जो है इसने चाइना और भारत में बड़े संघर्ष हुए और इसी की वजह से जो तिब्बत के धर्मगुरु हैं दलाई लामा, उन्हें भारत में शरण लेनी पड़ी 1959 में। इसी बात के चलते भारत और चीन में एक जो प्रत्यक्ष युद्ध है, प्रत्यक्ष संघर्ष है, वो भी हुआ 1962 में। तो इस तरह भारत और चीन की प्रतिद्वंदिता दक्षिण जो है एशिया की एक खासी विशेषता है, खासा आकर्षण का केंद्र बिंदु है। दूसरी बात करें हम LAC पर टकराव,
दक्षिण एशिया 2.0 की खासी विशेषता यह है कि अब पिछले कुछ वर्षों में एलएसी पर टकरावों की घटनाओं में वृद्धि हुई है। एलएसी की जो हमारी जो सीमा रेखाएं हैं, भारत चीन, भारत पाकिस्तान बॉर्डर की जो सीमाएं हैं, उन बॉर्डर्स पर, उन सीमाओं पर जो आपसी टकराव हैं या सैन्य झड़प है, सैन्य जो संघर्ष हैं, उनकी घटनाओं में अधिक वृद्धि देखने को मिली है और ये 2.0 की खासी विशेषता है। भारत के पड़ोसी देशों के बीच गतिशीलता, एक जो हमारी अगली विशेषता है वो है भारत के पड़ोसी देशों की गतिशीलता में परिवर्तन। अब देखिए, गतिशीलता में परिवर्तन से हम ये समझते हैं कि भाई भारत के जो पड़ोसी देश हैं, यानी कि भारत के इर्द गिर्द बसे हुए जितने भी देश हैं, जिनमें पाकिस्तान भी है, भूटान भी है, नेपाल भी है, श्रीलंका भी है, मालदीव है, इन देशों की गतिशीलता कहीं ना कहीं जो है अब आर्थिक हितों की ओर बढ़ने लगी है, अपने हितों को साधने की ओर बढ़ने लगी है। और इस क्रम में जो जितने भी देश हैं उनकी गतिशीलता अब किस ओर, चाइना की ओर या पूंजीवादी व्यवस्था की ओर या नई जो आधुनिक सोच है उनकी तौर और बढ़ती चली जा रही है। और ये कहीं ना कहीं इस दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है। दक्षिण एशिया क्षेत्र के एकता के लिए, इसके जो है संगठनवाद के लिए खतरे की घंटी है। इसे जो है एक संकट के तौर पर भी देखा जाता है। अब इसकी बात जो हम करें, अगली विशेषता जो हमारी है वो राष्ट्रवाद की परिभाषा है। राष्ट्रवाद की परिभाषा, तो देखो हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद की परिभाषा में परिवर्तन, राष्ट्रवाद की परिभाषा है अब नए सिरे से, नए तरीके से समझौने की कतार में है। राष्ट्रवाद का अर्थ, राष्ट्रवाद की परिभाषा एक समय तक ये थी कि किसी भी देश में अपने राष्ट्रीय मूल्यों, अपने राष्ट्रीय चिन्हों के प्रति जब देश की जनता में निष्ठा भाव हो, प्रेम भाव हो, तो इसे राष्ट्रवाद की अवधारणा के तौर पर देखते हैं। परंतु बदलते हुए माहौल में, बदलते हुए स्थितियों में हम देखते हैं कि जो राष्ट्रवाद की परिभाषा है वो इस तौर पर परिवर्तित हुई है कि जिस भी देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उन्नत हो, विकसित हो, उसे ही असल राष्ट्रवाद के तौर पर देखा जा रहा है। अब इसमें जो है हम देखते हैं महामारी में दक्षिण एशिया, महामारी में दक्षिण एशिया, तो दोस्तों हम जानते ही हैं कि अब से 2 साल पहले कोरोना संकट, कोरोना महामारी और कोरोना महामारी का प्रभाव, इसका असर पूरे विश्व पर पड़ा। लेकिन इसका खासा जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्र, यानी कि एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण एशिया में बहुत ज़्यादा पड़ा। और इसने दक्षिण एशिया की बहुत सारी व्यवस्थाओं को, बहुत सारे तंत्रों को, बहुत सारे संबंधों को परिवर्तित करके रख दिया, बदल के रख दिया। और दक्षिण एशिया 2.0 की खासी विशेषता है महामारी। हालांकि इसके बीच बहुत सारे जो आरोप लगे, बहुत सारी जो चीज़ें हुई, उनका जो है कहीं ना कहीं जिम्मेदार चाइना को माना गया, चीन को माना गया। हालांकि उसकी पुष्टि आज तक अभी नहीं हो पाई, लेकिन महामारी दक्षिण एशिया के संबंधों को प्रभावित करने वाली एक विशेषता है, खास बात है। एक जो चीज खास बात है दक्षिण एशिया 2.0 में, दक्षिण एशिया की पुनर्कल्पना तो देखिए, दक्षिण एशिया की जो कह सकते हैं कि क्षेत्र की जो अवधारणाएं हैं दक्षिण एशिया को लेकर, जो मान्यताएं हैं वो ये है कि दक्षिण एशिया के क्षेत्रों के बीच आपसी सहमति, आपसी सहयोग को बढ़ाकर इस क्षेत्र के विकास पर, इस क्षेत्र की जो उन्नति पर ध्यान दिया जाए। ये एक प्राचीन परिकल्पना, एक प्राचीन अवधारणा के तौर पर देखी जाती है। लेकिन दक्षिण एशिया की जो पुनर्कल्पना के तौर पर हम देख रहे हैं, इसकी जो है विचारधारा के तौर पर हम देख रहे हैं कि दक्षिण एशिया के क्षेत्रों के बीच आर्थिक समृद्धि को लेकर, आर्थिक हितों को लेकर, आर्थिक जो है विकास को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्कता, बहुत ज़्यादा सावधानी का जो एक कह सकते हैं कि मानसिकता है, अवधारणा है, वो सामने आई है। तो इसको हम दक्षिण एशिया की पुनर्कल्पना के तौर पर देखते हैं। अंतिम और 8वीं विशेषता दक्षिण एशिया 2.0 की जो है वो भारत प्रशांत क्षेत्र का आगमन। भारत प्रशांत क्षेत्र का आगमन। भारत प्रशांत क्षेत्र का आगमन, तो देखिए अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में भारत और प्रशांत के तौर पर हमने यहाँ पर जो है अमेरिका को जो है इंगित करने की कोशिश की है। अमेरिका का जो है प्रतीक के तौर पर हमने प्रशांत को लिया। तो भारत प्रशांत क्षेत्र है ना, कि यानी कि जहाँ पर भारत और अमेरिका के संबंधों में बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ता, बहुत ज़्यादा नज़दीकी, बहुत ज़्यादा जो है कह सकते हैं कि मेल मिलाप की अवधारणा बढ़ी है। तो इसीलिए भारत प्रशांत क्षेत्र का आगमन दक्षिण एशिया क्षेत्र को प्रभावित करने वाला दक्षिण एशिया क्षेत्र की एक विशेषता के तौर पर हम इस बिंदु को लेकर चलते हैं। तो इस इकाई में हमने जो बात की है, इकाई 1, जिसमें
एक क्षेत्र के रूप में हम दक्षिण एशिया की बात कर रहे थे, दक्षिण एशिया को जानने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हमें इतनी जानकारी कम से कम हो कि हम दक्षिण एशिया और दक्षिण एशिया 2.0 के बाद हम शुरू कर रहे हैं अपनी इकाई 2। जैसे कि इकाई 1 में हमने देखा जो दक्षिण एशिया है उसे एक क्षेत्र के रूप में, एक इलाके के रूप में, एक राजकीय पृष्ठभूमि के रूप में हमने अभी तक इसकी बात की है। इकाई 2 में हम बात करने वाले हैं दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। इकाई 2 में हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। तो दोस्तों शुरुआत हम वहीं से करते हैं क्योंकि हमें सभी देशों की बात करनी है। दक्षिण एशिया के मुख्य देश हैं, उनकी स्वतंत्रता के संघर्षों के बारे में, उन देशों में राष्ट्रीयवाद की अवधारणाओं के जो है जन्म के बारे में पढ़नी है। तो हम वही अपना पैटर्न अपनाते हैं फिर से पुराना वाला। हम बात करेंगे BIMNPS। हम इन सभी देशों की स्वतंत्रता की जो मतलब बातें हैं या इन देशों में राष्ट्रवादी गतिविधियों के जो है संचार के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। अगर इसे हम संक्षिप्त में फिर से लेके चलें हर देश के बारे में, यहाँ तो हम बात करेंगे बांग्लादेश, यहाँ हम बात करेंगे बांग्लादेश की, भूटान की, भारत की, मालदीव की और नेपाल की, पाकिस्तान, और अंत में श्रीलंका। तो दोस्तों शुरुआत करते समय हम जो ध्यान रखें, हम जो बातें हमें ध्यान रखनी है वो ये कि इन सभी देशों में 7 देशों में हमें बात करनी है कि इन देशों में राष्ट्रवाद की जो मतलब संचार है वो किस तरह हुआ और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की बातें हैं वो हम बड़े संक्षिप्त तौर पर इन सभी देशों को लिखने की अवधारणा से या परीक्षाओं में जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें कि हमें किन किन चीज़ों के बारे में बात करनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें भारत के बारे में तो देखिए जब हम भारत के स्वतंत्रता की और भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन की बात करते हैं तो हम भारत के साथ साथ हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और साथ ही साथ किसको बांग्लादेश को भी शामिल कर लेते हैं, क्योंकि आपको ध्यान रहे कि पाकिस्तान भाई ये भारत का हिस्सा रहा 1947 तक और बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहा 1971 तक, यानी कि भारत का हिस्सा पाकिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा बांग्लादेश रहा 1971 तक। तो इन तीनों ही देशों का जो इतिहास है या तीनों देशों में राष्ट्रवादी गतिविधियों का इतिहास है, स्वतंत्रता का इतिहास है, वो लगभग समान है। तो अगर हमने भारत की अपनी एक जैसे हमने वीडियो भी डाली है भारत में राष्ट्रवाद, अगर आपको इसको विस्तार से समझना हो भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास को इसमें स्वतंत्रता के गतिविधियों को, तो आप वो वीडियो अलग से देख सकते हैं। हालांकि वो वीडियो 12th क्लास के लिए हमने बनाई है लेकिन विस्तार वही है, विषय वही है, टॉपिक वही है। तो भारत के अगर राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं मोटे तौर पर या मुख्य तौर पर जो आप परीक्षाओं में लिखकर इसमें एक अच्छा सा उत्तर बना सकते हैं तो वो होगा हमारी 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। मैं बड़े संक्षिप्त तौर पर इन बिंदुओं को लेकर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1857 की क्रांति की जब हम बात करते हैं तो भारत में राष्ट्रवाद की पहली जो भनक है, भारत में राष्ट्रवाद की जो जड़ें हैं वो शुरू होती हैं 1857 की क्रांति के बाद। ब्रिटिश शासन को भारत में 100 वर्ष पूरे हो चुके थे और इन 100 वर्षों की पूर्ति के बाद भारत में पहली बार भारतीय लोगों ने, भारतीय नागरिकों ने अपने देश के प्रति संवेदनशीलता, देश के मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई और एक बड़ी क्रांति, बड़े एक आक्रोश के तौर पर 1857 की क्रांति देखने को मिली। हालांकि ये परियोजना, ये जो एक प्रयास था वो असफल रहा, वो निष्क्रिय रहा, लेकिन इस आंदोलन ने, इस क्रांति ने भारत में राष्ट्रीयवादी मूल्यों को, भारत में स्वतंत्रता के प्रति जो लोगों का भाव था, लोगों की जो मनोकामनाएं थी, उन्हें और ज़्यादा जागृत किया, उन्हें और ज़्यादा बढ़ाया। और 1857 की क्रांति के बाद हमारी जो राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य गतिविधियां हैं वो 1915 से 1947 के बीच में पनपती हैं, 1947 के बीच में पनपती हैं। और इस दौरान बहुत सारे आंदोलन जिसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की है अपनी वीडियो में, दूसरी एक वीडियो में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो यहाँ 1915 से लेकर और 1947 तक बहुत सारे आंदोलन, बहुत सारी गतिविधियाँ, जिनमें चंपारण आंदोलन है, गुजरात के खेड़ा और अहमदाबाद के आंदोलन है, उसके बाद टॉयलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह है, उसके बाद असहयोग आंदोलन, फिर असहयोग आंदोलन के बाद आपको साइमन कमीशन का विरोध देखने को मिलेगा। 1930 में प्रत्यक्ष कार्यवाही, 1930 में आपको पूर्ण स्वराज दिवस की बात की जाएगी, नमक आंदोलन, 1931 में सविनय आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। और इस तरह राष्ट्रवादी गतिविधियों के तौर पर, भारत में राष्ट्रवाद के तौर पर हम इन सभी गतिविधियों को संक्षिप्त में एक उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। और क्योंकि भारत के जो है भारत में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की घटनाएं इन सभी घटनाओं जुड़ी हुई हैं, तो साथ ही साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश की घटनाएं भी इनके साथ जुड़ी हुई हैं। हालांकि पाकिस्तान का जब बंटवारा भारत से हुआ तो 1947 तक भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान, और 1947 में बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र, एक अलग देश के तौर पर स्थापित हुआ। उस समय पाकिस्तान दो थे। पाकिस्तान जो भारत से बनाए गए थे वो दो थे। एक था पश्चिमी पाकिस्तान, जिसे आजकल आप पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, जो पंजाब से अलग होकर बना, पंजाब से टूटकर बना वो पाकिस्तान। और एक तरफ दूसरा पाकिस्तान बनाया गया जो बंगाली भाषी मुसलमानों के लिए था, वो था पूर्वी पाकिस्तान, जिसे बाद में 1971 में बांग्लादेश के नाम से अलग राष्ट्र के तौर पर स्थापित किया गया। तो 1947 के बाद पाकिस्तान की अगर राजनीतिक स्थितियों की बात करते हैं, हालांकि 47 तक तो सारा क्रम, सारी घटनाएं, सारी जो मतलब राष्ट्रवादी गतिविधियों की बात करें वो सब वही थी जो भारत की थी, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। 47 के बाद भी पाकिस्तान की राजनीति में, पाकिस्तान की स्थितियों में जो संघर्ष देखने को मिला है, जो कह सकते हैं कि चुनौतियां देखने को मिली हैं, वो यहाँ के सैन्य शासन और यहाँ के लोकतंत्र के बीच जो चुनौतियोंपूर्ण स्थितियां 47 के बाद भी रही हैं उनके रूप में देखने मिलती हैं। पाकिस्तान के बाद अगर बात करें बांग्लादेश की, तो जैसा मैंने कहा कि 1971 तक बांग्लादेश भी पाकिस्तान के आधिपत्य में, पाकिस्तान के नियंत्रण में रहा और इसका नाम उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। समस्या ये थी कि पाकिस्तान यानी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहाँ के लोग उर्दू भाषी थे, अरबी भाषी थे, और जो बांग्लादेश था यहाँ के लोग बंगाली भाषी थे। वहाँ के लोगों का मानना था कि जो पूर्वी पाकिस्तान है वहाँ के लोग पाकिस्तानी हैं, उन्हें उर्दू भाषा ही आनी चाहिए, और यहाँ के जो लोग थे वो अपनी भाषा बंगाली को, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए पूरे प्रयास कर रहे थे। यहाँ के लोगों द्वारा, सरकार द्वारा यहाँ पर दबाव बनाया गया और इस दबाव के चलते 1971 में, 1971 में भारत पाक के बीच बांग्लादेश को लेकर युद्ध हुआ। भारत के हस्तक्षेप के द्वारा इस पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र करा लिया गया पाकिस्तान से और एक नए राष्ट्र के तौर पर बांग्लादेश की स्थापना हुई। तो बांग्लादेश का जो लोकतांत्रिक, या कह सकते हैं कि भाई देश में राष्ट्रवादी गतिविधि हो या स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की जो गतिविधियां यहाँ तक आती है 1971 तक। इसके बाद जो है तीन मुख्य राष्ट्र, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद अगर हम इधर से बात करनी शुरू करें तो बात करते हैं भूटान की। भूटान एक प्राचीन, कह सकते हैं कि एक राजतांत्रिक देश रहा, एक राजतांत्रिक जो है संगठन के तौर पर इसको देखा गया। 1916 के आसपास जो भूटान है हमारा, उसकी स्थितियां क्या थी कि तब तक ये जो देश था भूटान, वो एक अलग राजतांत्रिक राष्ट्र के तौर पर ये रहा। हालांकि 1916 के बाद यहाँ पर ब्रिटिश कंपनियों का, ब्रिटिश जो क्षेत्रों का अधिकार स्थापित होना शुरू हुआ और 1916 में ब्रिटेन के साथ एक युद्ध में मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन की जो भूटान की सीमाएं हैं उनको अलग से रेखांकित कर दिया गया था। ये बात है 1616 की, 1616 की ये बात है। 1616 के बाद एक लंबे अंतराल के बाद, लंबे दौर के बाद, जब पूरे मतलब दक्षिण एशिया में या कहें कि अफ्रीका और एशिया के सभी क्षेत्रों में औपनिवेशीकरण की घटनाएं हुई, जब औपनिवेशिक शासन की समाप्ति की जो मतलब एक दौर चला, उस दौर में 1949 में, 1949 में भूटान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर, भूटान को एक अलग राष्ट्र के तौर पर पहचान मिली। हालांकि भूटान में स्वतंत्रतावादी जो आंदोलन है या राष्ट्रवादी जो आंदोलन है, उनकी शुरुआत का एक जो लंबा जो संघर्षवादी टाइम रहा है, जिसमें भूटान के शासकों ने, भूटान के राजाओं ने भूटान की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन से चुनौतीपूर्ण स्थितियों की जो पूरी एक श्रृंखला है, उसकी बात हम यहाँ पर भूटान के तौर पर लिख सकते हैं। मालदीव की अगर बात करते हैं तो मालदीव जो एक द्वीपीय देश है भारत के दक्षिण में जाकर, मालदीव की घटनाओं को अगर देखते हैं तो 1968 की अगर हम बात करते हैं, 1968 तक, 1968 तक जो मालदीव है, मतलब इसकी जो है इसे स्वतंत्रता मिली 1968 में, अगर मालदीव को स्वतंत्रता मिली। और इससे पहले अगर हम जाएं तो 1987 से लेकर और 1965 तक, 1965 तक मालदीव में एक संघर्षवादी पूरे दौर का जो है एक श्रृंखला चली है, एक पूरा क्रम चला है।
1857 से लेकर 1887 से लेकर 1965 तक मालदीव एक जो है संघर्षवादी स्थितियों में रहा, कि जब जिस दौर में ब्रिटिश शासन के और मालदीव के बीच में एक जो है कह सकते हैं कि सैन्य झड़प के तौर पर देखा जाता है। मालदीव पर क्योंकि जो है जो ब्रिटिश शासन था उसने जो है दूसरे शासकों को एक पट्टे पर 100 वर्षों के लिए इसको मालदीव को दे दिया, और मालदीव को एक कह सकते हैं कि वंचित देश के तौर पर, एक बिखरे हुए देश के तौर पर हमेशा से देखा गया। इसे जो स्वतंत्रता मिली है, आज़ादी मिली है, वो 1968 में मिली है। बात करते हैं नेपाल की, जो भारत का पड़ोसी देश है, भारत का सीमावर्ती देश है नेपाल। अगर नेपाल के हम स्वतंत्रतावादी आंदोलन के बारे में बात करते हैं, नेपाल में राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमें जो कुछ मुख्य तारीखें मिलेंगी, एक 1814 की तारीख मिलेगी। 1814 तक जो है नेपाल पूरी तरह से कह सकते हैं कि 1814 तक जो नेपाल था पूरी तरह से कहीं ना कहीं राजतांत्रिक रहा। 1814 में नेपाल में जो ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश सत्ता है, उसकी पैरवी, उसकी जो मतलब जड़ें हैं बहुत अधिक मजबूत हो गई। और इसके बाद जो नेपाल के शासक वर्ग के लोग हैं, नेपाल के राजा हैं, उन्होंने नेपाल के स्वतंत्रता के लिए, और नेपाल की जो कांग्रेस कमेटी थी उसने बड़े लंबे संघर्षों के बाद 1948 में 1948 में नेपाल को ब्रिटिश शासन से जो है मुक्त करने की जो है कह सकते हैं एक कवायद की। और 1814 में नेपाल का जब ब्रिटेन के साथ युद्ध हुआ, उस समय इसकी सीमाएं तय कर दी गई थी नेपाल की, भारत और नेपाल के बीच में। और इसके बाद 1948 में नेपाल को स्वतंत्रता मिली। हालांकि 1949 में, इसके अगले ही वर्ष 1949 में नेपाल में संविधान बनाने की कोशिशें प्रारंभ हो गई थी। और 1951 तक, 1951 तक नेपाल में एक अस्पष्ट सा कह दो या एक असाधारण सा जो कह देते हैं कि एक संविधान बनाने की जो कवायद थी उसको पूरा कर लिया गया था। हालांकि इसमें नेपाल के अगर इतिहास को और आगे हम पढ़ते हैं तो नेपाल में जो संविधान सार्थक तौर पर जो है लागू हो पाया, वो अब जाकर यानी कि 2015 में हो पाया। हालांकि ये जो 1951 से 2015 तक की जो पूरी घटनाक्रम है, वो नेपाल के शासकों, वहाँ की कांग्रेस, लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच के संघर्षों की कहानी है। उसको हम इस रूप में देखते हैं। अंत में अगर हम बात करते हैं श्रीलंका, तो श्रीलंका का इतिहास जो कह सकते हैं कि इसका जो राष्ट्रवादी आंदोलन की अगर बात करते हैं, तो श्रीलंका का बहुत सा जो इसका जिसे प्राचीन जो है हम शब्दों में शिलोंग के नाम से जानते हैं। श्रीलंका भी औपनिवेशिक शासन से अछूता नहीं रह पाया, औपनिवेशिक जो शासन की चपेट में आया। और श्रीलंका में जो स्वतंत्रतावादी जो गतिविधियां हैं, जो आंदोलन हैं, उनकी पैरवी श्रीलंका की सिंगली समुदाय या सिंगली जो लिट समुदाय, उन्होंने एक साथ की और श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली 1948 में, 1948 में। हालांकि श्रीलंका 1948 के बाद भी अपने देश के जातीय संघर्षों से चुनौती करता रहा, उनसे टकराव करता रहा। और इसके बाद श्रीलंका को जो है 1948 में आज़ादी मिलने के बाद भी अशांतिपूर्ण स्थितियां श्रीलंका में बनी रहीं। तो एक नज़र में हमने जो पूरा हमारा दक्षिण एशिया है उसमें स्वतंत्रता के लिए संघर्षों और राष्ट्रवादी गतिविधियों का एक संक्षिप्त ब्यौरा इस तरह लिया कि हम जब उत्तर लिखने बैठें तो हमारे पास कुछ आंकड़े, कुछ बातें, कुछ तथ्य हों, जिससे हम श्रीलंका और जो हमारे पूरे दक्षिण एशिया के देश हैं उनके राष्ट्रवादी आंदोलनों, उनकी राष्ट्रवादी गतिविधियों और स्वतंत्रता के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्षों को परिभाषित कर सकें। एक बात हमें जो ध्यान यहाँ रखनी है सबसे ज़्यादा, कि हम दक्षिण एशिया की बात कर रहे हैं और दक्षिण एशिया में लगभग सभी देशों का आर्थिक इतिहास, लगभग सभी देशों का जो राजनीतिक इतिहास है, आर्थिक इतिहास है, राजनीतिक इतिहास है, भौगोलिक परिस्थितियां हैं, लोगों की सांस्कृतिक स्थितियां हैं, लगभग एक जैसी हैं, लगभग एक समान है। और इसलिए दक्षिण एशिया क्षेत्र के जो राजनीतिक इतिहास रहा है या इसमें औपनिवेशीकरण या अनऔपनिवेशीकरण की जो घटनाएं हैं वो लगभग एक साथ मतलब गुजरी हैं, लगभग एक साथ जो है हुई हैं। हालांकि एक देश की दूसरे देश से जो घटनाएं हैं वह थोड़ी सी भिन्न हो सकती हैं, लेकिन पूरा दक्षिण एशिया जो है लगभग एक जैसे दौर से, एक जैसी घटनाओं से, एक जैसी समस्याओं से जूझा है और पूरे इस क्षेत्र में एक साथ ही पूरे क्षेत्र की कहीं ना कहीं जो है पैरवी की है। इसके बाद हम बात करते हैं अपने इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि मैं सिर्फ इकाई बदलूंगा और देशों की हमें इन्हीं की बात करनी है, तो हमारी इकाई 2 में हम बात कर रहे थे दक्षिण एशिया के जो है सभी देशों के बीच में राष्ट्रवादी आंदोलन या देशों के बीच में जो स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष हैं उनकी बात कर रहे थे। राष्ट्र वही हैं, देश वही हैं और इकाई हमारी जो है वो बदल जाएगी। इकाई 3 में हम बात करेंगे दक्षिण एशिया क्षेत्र में बहुलता और एकरूपता की बात करेंगे। इकाई 3 हमारी है एशिया में
विविधता और बहुलताएं या विविधताएं। तो देखिए हम दक्षिण एशिया क्षेत्र को हम कंपेयर करने वाले हैं इस आधार पर कि दक्षिण एशिया क्षेत्र में किन किन देशों में कितनी विविधताएं हैं और कितनी बहुलताएं हैं। एक बात हमें जो ध्यान रखनी है, हम दक्षिण एशिया के, क्योंकि हम दक्षिण एशिया इन्हीं देशों को कह रहे हैं, तो इन देशों में ही विविधताएं और बहुलताओं की बात करेंगे। विविधताओं का अर्थ होगा कि अगर हम विविधताओं को समझें तो इन देशों में जो विभेद हैं, जो अंतर हैं, जो दोनों में कह सकते हैं कि डिफरेंसेस हैं कंट्रीज़ में, हम उनकी बात करेंगे। और जब बहुलताओं की जिक्र आता है तो बहुलताओं को हम समानताओं के तौर पर या राष्ट्रों के बीच में एक रूपताओं को लेकर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सभी देशों के बीच में, जहाँ पर हमने अगर इतनी देर बात करने के बाद कम से कम आप सब ये पहचान पाएंगे कि यहाँ पर हम B फॉर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, B फॉर भूटान की बात कर रहे हैं, I फॉर इंडिया की बात कर रहे हैं, M फॉर मालदीव की बात कर रहे हैं, N फॉर नेपाल, P फॉर पाकिस्तान, S फॉर श्रीलंका की बात हम इस बिंदुओं में कर रहे हैं। और यहाँ पर हम जो इन सभी देश की राष्ट्रों की विविधताओं की अगर बात करते हैं और बहुलताओं की बात करें, एक और हम बात करते हैं विविधताओं की इन देशों में, राष्ट्रों में अंतर की, और दूसरी ओर समानताओं की बात करें, तो हम इन विविधताओं को हम किस तरह ले सकते हैं, कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। इन विविधताओं में हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे राजनीतिक, या इसको हम एक पैटर्न के तौर पर समझ लें पूरे चैप्टर को, तो हम इस तरह देख के चलेंगे। इनको मैं थोड़ा सा सेटल कर दूं जिससे कि आपको नोट्स बनाने में और आपको इस चीज़ को समझ पाने में थोड़ी सी आसानी हो। तो यहाँ देखिए हम एक और लेके चलेंगे इन देशों की विविधताएं। सभी देशों को ऊपर एक बार ले लें, BBIMNPS, BBI मनपसंद, अगर आपको ट्रिक याद हो तो। उसके बाद हम बात करते हैं, एक और ले लेते हैं हम, इन देशों के बीच में विविधताएं, और एक और हम बात करेंगे इनकी बहुलताओं की, बहुलताएं या फिर समानताएं। तो देखिए हम यहाँ बेटा जो बात करने वाले हैं, यहाँ हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है दक्षिण एशिया क्षेत्र की विविधताओं की और समानताओं की, यानी कि बहुलताओं की। इन सभी बिंदुओं को अगर हम बात करते हैं तो उत्तर लिखते समय हमें कुछ पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ हम पॉइंट्स की चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसमें जो हम पहले बात करते हैं राजनीतिक विविधता, फिर हम बात करेंगे आर्थिक विविधता, फिर हम बात करेंगे सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधता। विविधता, ऐतिहासिक विविधता, तो देखिए इन बिंदु के माध्यम से हम इस पूरे चैप्टर में, इस वाले इकाई में अगर बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया क्षेत्र में विविधताओं की और बहुलताओं की। विविधताओं के उत्तर लिखते समय हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके सामने इस समय बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस पूरे टॉपिक को, विविधताओं को समझने के लिए हमने यहाँ कुछ बिंदु लिखे हैं, जिन बिंदुओं में सबसे पहली जो चीज़ है, हम बात करते हैं राजनीतिक विविधता। अगर राजनीतिक विविधता के तौर पर हम इस पूरे क्रम को, इस पूरी चीज़ को समझते हैं, तो हम बात करते हैं पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में, पूरे दक्षिण एशिया के जो मतलब राष्ट्र हैं उनमें, तो आप एक पैटर्न पाएंगे, आप एक चीज़ पाएंगे कि इन देशों की जो राजनीतिक विविधता है वो किस तौर पर है। तो यहाँ इसको समझते चलें। तो देखिए अगर हम बात करते हैं राजनीतिक विविधताओं की, तो आप पाएंगे कि इस पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में
पूरे दक्षिण एशिया इलाके में 2 देश ऐसे हैं, 2 देश राष्ट्र ऐसे हैं कि जिन देशों में राजनीतिक तौर पर जो मतलब स्थितियां रही हैं वो कैसी रही हैं कि वहां एक बार लोकतंत्र स्थापित हुआ और लोकतांत्रिक सरकारों ने निरंतर शासन किया। वो 2 राष्ट्र हैं, एक हमारा भारत और एक श्रीलंका। दक्षिण एशिया क्षेत्र में जो राजनीतिक जो विविधताएं हैं वो इस तौर पर कि 2 राष्ट्र ऐसे कि जिन देशों में लगातार निरंतर लोकतंत्र कायम रहा। भारत में 1950 में जैसे कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना हुई, संविधान की स्थापना हुई, और श्रीलंका में इसके ही 2 साल पहले यानी कि 1948 में 1948 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। अगर हम इसके अलावा बात करते हैं 2 अन्य देशों की जो देश राजनीतिक तौर पर अशांत राष्ट्रों के तौर पर देखे जाते हैं, उनमें एक देश है आपका बांग्लादेश और एक देश है पाकिस्तान। बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 ऐसे राष्ट्र हैं कि जिन्होंने अभी तक भी ये कहें कि 20वीं सदी के अंत तक भी अपने राष्ट्र में सैन्य शासन और राजनीतिक जो संघर्ष हैं उनका सामना किया। बार बार इन राष्ट्रों में ऐसा हुआ कि लोकतांत्रिक सरकारें चुनी गई, लोकतांत्रिक सरकारों को सैन्य शासकों ने वहाँ से परास्त किया और उसके बाद फिर लोकतंत्र फिर सैन्य शासन, ऐसी स्थितियाँ 2 राष्ट्रों में बनी रही हैं। तो ये अलग कैटेगरी के देश हो गए और ये राजनीतिक विविधताएं इन देशों की अलग रही हैं। और बाकी बेचारे बचे देश जो चिंगू पिंगू हैं, यानी कि बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे राष्ट्र हैं, मालदीव जैसे राष्ट्र हैं। इसमें अगर भूटान की बात करें, नेपाल की बात करें तो नेपाल और भूटान ऐसे राष्ट्र के तौर पर जाने गए जिन देशों में लंबे समय तक राजतांत्रिक जो शक्तियां थी, राजतांत्रिक जो मतलब अवस्थाएं थी, उनका माहौल रहा और उसके बाद यहाँ सैन्य कह सकते हैं कि आम जनता के संघर्षों द्वारा, आंदोलनों द्वारा लोकतंत्र की स्थापना हुई। मालदीव में भी लगभग ऐसा हुआ, 1968 में जाकर मालदीव को स्वतंत्रता मिली। तो ये इन देशों की हम राजनीतिक विविधता के तौर पर बात कर रहे हैं, सभी दक्षिण एशियाई देशों की। फिर बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, आर्थिक विविधता की बात करें तो आर्थिक विविधता के तौर पर हम समझते समय इसको इस तरह समझते हैं कि इन सभी देशों में अगर आर्थिक स्थितियों का मूल्यांकन किया जाए, अगर आर्थिक स्थितियों की तुलना की जाए, विविधता की जाए, हम यहाँ पर विविधता की बात कर रहे हैं, तो देखिए इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक रूप से जो प्रधान राष्ट्र है, आर्थिक रूप से जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो हमारा भारत यानी इंडिया है। कहीं ना कहीं भारत की जो आर्थिक गतिविधियां हैं, भारत की जो आर्थिक जो स्थितियां हैं वो लगभग सभी देशों के से उन्नत हैं, सभी देशों में विकसित हैं। नंबर 2 पर इस क्षेत्र में आने वाला श्रीलंका, फिर श्रीलंका के बाद पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और मालदीव। इस तरह इन सभी राष्ट्रों में आर्थिक विविधताएं देखने को मिलती हैं, आर्थिक रूप से असमानताएं देखने को मिलती हैं जो है, और डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो आर्थिक विविधताओं को आप इस तौर पे बात करेंगे कि सभी देशों की आर्थिक स्थितियां, आर्थिक स्रोत, आर्थिक आय के साधन भिन्न भिन्न हैं, सभी देशों के विविध हैं। आर्थिक विविधताओं के बाद आप इस तौर पे इसकी चर्चा करेंगे सांस्कृतिक विविधता। हालांकि हम जब बात करते हैं तो ये पूरा क्षेत्र जो है सांस्कृतिक रूप से मिला जुला सा है, लेकिन फिर वहीं हम इन सभी देशों को, क्योंकि हम इनकी विविधताओं की बात कर रहे हैं तो हमें इनकी बार बार जो है जरूरत पड़ेगी हमारी BBI मनपसंद की। तो यहाँ देखिए अगर हम सांस्कृतिक तौर पर देखें तो इन सभी जो है क्षेत्रों में सांस्कृतिक तौर पर जो हमारा भारत है, भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर मिला जुला कल्चर है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में विविध तरह की संस्कृतियाँ, विविध तरह के जो है ना समुदाय हैं वो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम 2 राष्ट्रों की बात करते हैं वो कौन से हैं, एक है पाकिस्तान और एक है हमारा बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश स्पष्ट रूप से मुस्लिम राष्ट्रों की, मुस्लिम संस्कृति वाले राष्ट्र हैं और जो कि भारत की संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में इस्लाम नहीं है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जो संप्रदाय है, संस्कृति है, वो इस्लामिक है, लेकिन भारत देखिए धर्म राष्ट्र, निरपेक्ष राष्ट्र है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश स्पष्टतः इस्लामिक राष्ट्र हैं, इस्लामिक कंट्री हैं। इसके बाद हम अगर बात करते हैं नेपाल, श्रीलंका की, तो श्रीलंका एक ऐसे राष्ट्र के तौर पर जाना जाता है कि जहाँ की जो संस्कृति है, जहाँ की जो कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ हैं वो लगभग मिली जुली सी हैं, लगभग भारत जैसी हैं और भारत जैसी ही इसकी स्थितियाँ। हालांकि श्रीलंका के कुछ अधिकांश क्षेत्रों में इस्लाम भी दूसरा महत्वपूर्ण धर्म है और सबसे बड़ी जो समुदाय है वहाँ पर सिंगली समुदाय है जो एक अलग सा ही जो धर्म है। बात करें हम इसके बाद हमारे 2 राष्ट्र नेपाल और भूटान की, तो नेपाल भूटान जो है मतलब अगर आपसे कई बार ऐसा जिक्र आता है कि विश्व में एकमात्र जो हिंदू राष्ट्र है वो नेपाल है और भूटान की स्थितियाँ भी लगभग जो है हिंदू परंपराओं को मानने वाली या बौद्ध जो है परंपराओं को मानने वाली रही हैं। इस तरह ये सांस्कृतिक तौर पर बाकी राष्ट्रों से भिन्न है। सबसे भिन्न जो राष्ट्र है एक मालदीव भी है, हालांकि मालदीव जो है वो मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, मुस्लिम आबादी वाला राष्ट्र है और इसकी जो संस्कृतियां हैं वो बाकी राष्ट्रों से अलग हैं। तो सांस्कृतिक विविधताएं दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्रों में, सभी क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। यहाँ हम जो बात कर रहे थे वो थी हमारी सांस्कृतिक विविधताएं। फिर हम बात करते हैं भौगोलिक परिदृश्य की बात करें, भौगोलिक विविधताओं की बात करें
तो फिर हमें जरूरत पड़ेगी BBI मनपसंद की, क्योंकि हमें दक्षिण एशिया की बात करनी है और दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्रों की हम विविधताओं की बात कर रहे हैं, अंतरों की बात कर रहे हैं, किस आधार पर? भौगोलिक आधार पर। तो भौगोलिक आधार पर बात करते समय हम देखें अगर मानचित्र में तो आप पाएंगे कि जो भारत है वो पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र का सेंटर जो बिंदु है, सेंटर पॉइंट है। और भारत के दक्षिणी क्षेत्र में समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, बीच में मध्य भाग में पठारी क्षेत्र हैं, उत्तर की तरफ थोड़ा सा आए तो मैदानी क्षेत्र हैं, ये बिहार और यूपी वाले इलाकों में, हरियाणा वाले इलाकों में। थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले तो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, थोड़ा सा पश्चिम में राजस्थान हमारा रेगिस्तानी भी है। और भारत तो अलग एक राष्ट्र है, विविधतापूर्ण अपने आप में ही है। लेकिन भारत की बात करें, पाकिस्तान की अगर हम तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान क्योंकि भारत के भाई पश्चिम उत्तर में है और पश्चिम उत्तरी भाग में ज़्यादातर जो इलाका है वो शुष्क है, यानी रेतीला इलाका है। इसकी तरफ थोड़ा सा अगर बढ़ते हैं हम, हमारा भूटान और नेपाल, जो ये भूटान और हमारा नेपाल है, ये पर्वतीय क्षेत्रों के में आते हैं, तो पर्वतीय राष्ट्र हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ भारत से बिल्कुल भिन्न हैं या जो है पाकिस्तान से बिल्कुल भिन्न हो जाती हैं। श्रीलंका क्योंकि समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ है, तो श्रीलंका की जो मतलब भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो थोड़ी सी मिली जुली सी हैं, क्योंकि समुद्र के बीचों बीच ज़्यादातर जो इनका इलाका है वो समुद्र तटीय भाग है और हरियाली का भी स्तर जो है ठीक ठाक है। अगर बात करते हैं हम मालदीव की, तो मालदीव एक टापुओं वाला देश है, एक द्वीपीय देश है और छोटे छोटे टापुओं से मिला हुआ राष्ट्र है। इसकी भौगोलिक परिस्थितियों में ज़्यादातर वन क्षेत्र हैं और ज़्यादातर जो समुद्र तटीय भाग है वो सबसे ज़्यादा मालदीव में है। बात करते हैं आगे से बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश क्योंकि भारत के पूर्व में स्थित है और यहाँ की स्थितियाँ मतलब बहुत ज़्यादा हरियालीपूर्ण है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि हरियाली से भरी हुई हैं। इस तरह बांग्लादेश बाकी सभी राष्ट्रों से अलग है। तो यहाँ पर हम जो भौगोलिक परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, भौगोलिक विविधताओं की बात कर रहे हैं, वहाँ हम भारत सहित बाकी देशों की चर्चा इस रूप में करेंगे। ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं, ऐतिहासिक विविधताओं की बात करते हैं, यानी इतिहास की विविधताएं, तो हम लगभग पाते हैं कि विविधताएं बहुत कम हैं और समानताएं बहुत ज़्यादा हैं। वो किस तरह कि देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से भारत की अगर तुलना की जाए, भारत की चर्चा की जाए, तो पूरे दक्षिण एशिया का जो केंद्र बिंदु हुआ एक मुख्य पहचान के तौर पर राष्ट्र रहा है, जिसकी प्राचीन जो अनंत एक इसका इतिहास है। कब इसका प्रारंभ कब हुआ, इसका कोई जो है हम इतिहास में कितनी खोज कर पाए हों, इतिहास कितना साध पाया हो इस चीज़ों को, वो एक अलग विषय है। लेकिन इसमें हम अगर बात करते हैं तो भारत का इतिहास लगभग 5-6 हज़ार साल पुराना है। और भारत के साथ साथ अगर बात करें तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा पाकिस्तान जो खुद भारत का हिस्सा है और बांग्लादेश जो खुद भारत का हिस्सा है, वो ऐतिहासिक दृष्टि से भारत के ही अभिन्न अंग हैं, भारत के ही हिस्से हैं। इसके अलावा हम बाकी देशों की बात करते हैं। श्रीलंका एक अलग से राष्ट्र के तौर पर ऐतिहासिक एक अपना अलग इतिहास रखता है कि जहाँ पर राजकीय शासन, राजकीय व्यवस्थाएं, ऐसी कुछ परिस्थितियाँ हमें भूटान में, नेपाल में देखने को मिलती हैं। नेपाल भूटान प्राचीन काल से राजतांत्रिक राष्ट्र रहे हैं और राजतांत्रिक राष्ट्रों पर इनकी पहचान रही है। मालदीव का भी कुछ हाल इस तरह का रहा और मालदीव की जो राजनीतिक स्थितियाँ रही, मतलब कह सकते हैं ऐतिहासिक स्थितियाँ, वो बाकी राष्ट्रों से अलग हैं। तो यहाँ पर हम विविधताओं की बातों में कर रहे थे, इन सभी जो है देशों की ऐतिहासिक विविधताएं। इन बिंदुओं के माध्यम से हम सभी राष्ट्रों की अलग अलग विविधताओं के बारे में चर्चा कर सकते हैं और अपने उत्तर को लिखते समय एक अच्छा खासा उत्तर तैयार कर सकते हैं। फिर अगर हम इसी तरह बात करते हैं समानताओं की, तो हम पाते हैं कि जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी समानताएं पाई जाती हैं। समानताओं को भी हम इन्हीं बिंदुओं से समझेंगे, हम बात करेंगे। इसी तरह लिखना होगा हमें उत्तर में राजनीतिक समानता, राजनीतिक समानताएं, दूसरा आर्थिक समानताएं, तीसरा सांस्कृतिक समानताएं, चौथा भौगोलिक समानताएं और अंत में ऐतिहासिक समानताएं। ऐतिहासिक समानताएं। तो जिस तरह हमने हर एक चीज़ की जो है विविधताओं की बात की है, उसी तरह हमें हर एक चीज़ की समानताओं की बात करनी है। जब हम इनकी समानताओं की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ें वही फिर लेके चलनी पड़ेंगी। BBI MNPS, ध्यान बस इतना रखना है कि
कि आपको उन्हीं बिंदुओं पर बात करनी है, वही सभी पॉइंट्स हैं, लेकिन आपको वहाँ विविधताओं की, अंतर की, भेद की बात करनी थी और यहाँ हम इनकी समानता की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में राजनीतिक समानता की बात करते हैं तो आज वर्तमान विश्व का जो दक्षिण एशिया है वहाँ आपको राजनीतिक स्थितियाँ लगभग समान दिखाई देंगी, लगभग एक जैसी दिखाई देंगी। भारत की बात करें, भारत पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक है 1950 से, और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, राजनीतिक जो व्यवस्था है वो अभी समतुल्य है। कुछ वर्षों पहले से अगर बात कर लें तो जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो लोकतंत्र की स्थापना लगभग 1990 के आसपास हो गई थी। इससे पहले सैन्य शासन और लोकतंत्र के बीच संघर्ष चला, लेकिन स्थायी तौर पर अगर कहा जाए तो 1990 के बाद से पाकिस्तान में भी राजनीतिक स्थितियां लोकतांत्रिक बनी हुई हैं। बांग्लादेश क्योंकि पाकिस्तान से अलग हुआ तो बांग्लादेश में भी काफी लंबे टाइम तक जो है सैन्य संघर्ष और लोकतंत्र वाली स्थिति रही, लेकिन आज बांग्लादेश में भी लोकतंत्र है लगभग 2005 से। बचते हैं हमारे नेपाल। नेपाल में 2015 में संविधान लागू हुआ और तब से शांतिपूर्ण एक राष्ट्र के तौर पर है। अगर बात करते हैं हम किसकी, भूटान की, तो भूटान में भी 2005 में लोकतंत्र स्थापित हुआ। मालदीव में 1968 में स्थापित हो गया और श्रीलंका जो है 1948 से ही जो है लोकतांत्रिक है। तो इस तरह इसमें राजनीतिक समानताओं के तौर पर हम कहेंगे कि दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्रों में राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक माहौल, राजनीतिक जो दृष्टि है वो लगभग एक समान है, एक जैसी है। फिर बात करें अगर आर्थिक स्थितियों की, तो देखिए आर्थिक समानता के तौर पर हम दक्षिण एशिया में अगर बात करते हैं तो आर्थिक समानता के तौर पर हालांकि इसने दक्षिण एशिया ने किसकी, साफ्टा और साफ्टा 1993 में और साफ्टा एक नीति अपनाई है। साफ्टा 2004 में हस्ताक्षर हुए, 2002 में प्रस्ताव आया, 4 में हस्ताक्षर हुए और 2006 में एक प्रस्ताव साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जो है दक्षिण एशिया के राष्ट्रों ने एक सहमति बनाई है, जिसमें दक्षिण एशिया के सभी देशों में आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए, आर्थिक समतुलता स्थापित करने के लिए प्रयास किए गए हैं। तो आर्थिक रूप से हालांकि देशों में विविधता है, लेकिन एकता स्थापित करने में, समानता स्थापित करने में दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्र जो हैं वो लगे हुए हैं। फिर बात करें सांस्कृतिक समानताओं की, तो आप देखते हैं कि दक्षिण एशिया के सभी देशों में सांस्कृतिक तौर पर आप देखें तो भारत की संस्कृतियां और बाकी जो आसपास के राष्ट्र हैं उनकी संस्कृतियां लगभग मेल खाती सी हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में मिला जुला इतिहास रहा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद भारत का हिस्सा था, तो पाकिस्तान की संस्कृतियां भारत से पूरी तरह मेल खाती हैं। अगर आप सीमावर्ती इलाकों में चले जाएं तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि कोई व्यक्ति भारतीय है या पाकिस्तानी है, भारतीय है या बांग्लादेशी है। तो सांस्कृतिक समानताएं लगभग सभी राष्ट्रों में है। भूटान और बांग्लादेश लगभग हिंदू राष्ट्रों के तौर पर हैं, मालदीव एक इस्लामिक राष्ट्र है। तो लगभग दक्षिण एशिया के सभी देशों की सांस्कृतिक स्थितियां भी एक जैसी हैं, समानताओं से परिपूर्ण हैं। बात करें भौगोलिक परिस्थितियों की, तो क्योंकि पूरा क्षेत्र जो है भौगोलिक परिदृश्य में बटा हुआ है और हालांकि हो सकता है कि भौगोलिक तौर पर कुछ अंतर, कुछ भेद पाए जाएं, लेकिन भौगोलिक परिदृश्य अगर पूरे क्षेत्र को हम लेकर चलते हैं तो उसमें एक समानता का प्रतिरूप, एक समानता का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। लगभग भारत के अंदर जो भी भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो आपको पाकिस्तान में, श्रीलंका में, भूटान में, नेपाल में, पाकिस्तान जो है बाकी राष्ट्रों में भी दिखाई देंगी। ऐतिहासिक दृष्टि से ये हालांकि भारत का इतिहास और बाकी आसपास के राष्ट्रों का इतिहास जो है वो थोड़ा सा भिन्न रहा हो, थोड़ा सा अलग रहा हो, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से भी दक्षिण एशिया के सभी राष्ट्र, दक्षिण एशिया के सभी देश हैं वो एक जैसी सांझी सी ऐतिहासिक कहानी में जुड़े हुए हैं। एक ही कहानी के कई सारे किरदार हैं। इस तौर पर आप इन सभी चीज़ों में समानता की बात करेंगे, आप इन सभी चीज़ों में इक्वालिटी की बात करेंगे। तो यहाँ इस पूरे चैप्टर में हमें बात करनी थी, इकाई में बात करनी थी दक्षिण एशिया में विविधता और बहुताएं, समानताएं और असमानताओं की हमें यह बात करनी है। आज की इस वीडियो में हम अपनी इस बुक की, इस सभी सब्जेक्ट की 4 इकाइयों को कंप्लीट करेंगे। उनमें से हमने 3 इकाइयाँ क्रम में ली हैं, यानी एक सीक्वेंस में ली हैं, इकाई 1, 2 और 3। अब जो हमारी चौथी इकाई है वो इकाई नंबर 14 है, इकाई नंबर 14 है। मुझे लगा कि आपको सबसे पहले जब हम दक्षिण एशिया पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको इस विषय की जानकारी पहले होनी चाहिए, बाकी चीज़ अगले क्रम में हम समझते रहेंगे। तो यहाँ हम जो इकाई हमारी अगली ले रहे हैं वो इकाई 14 है और इकाई का नाम है शार्क। हम यहाँ शार्क की बात कर रहे हैं, हिंदी में जिसे हम दक्षेश कहते हैं, दक्षेश कहते हैं। तो दक्षिण एशिया पढ़ते समय बच्चों को जो है दक्षेश के बारे में यानी शार्क के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैंने 14 इकाई को यहाँ अपने पहले ही वीडियो में लिया है। बाकी जो हमारी इकाइयाँ बचती हैं मैं उसे आवश्यक जो है जहाँ जो चीज़ एडजस्टेबल लगेगी उसके हिसाब से ऐड करूँगा, लेकिन यहाँ आज की इस वीडियो के अंतिम इकाई के तौर पर हम इकाई 14 को ले रहे हैं और 3 इकाइयाँ 1, 2, 3 क्रम में हैं। तो देखो दोस्तों, ऊपर हमें जैसे कहा कि शार्क
SAARC। तो एक बात आपको, जब हम शार्क की बात कर रहे हैं, जब हम शार्क की बात करते हैं, शार्क का जिक्र करते हैं, तो एक बात हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी है। पहली बात तो SAARC, शार्क, इसको हिंदी में ऐसे शार्क लिखा जाता है, उसकी बात हम इस मतलब अंत में कर रहे हैं। पहली बात आपको तो ध्यान रखनी है कि अभी तक हम इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे भूभाग को एक क्षेत्र के तौर पर, एक इलाके के तौर पर लेकर चल रहे थे, दक्षिण एशिया क्षेत्र। लेकिन दक्षिण एशिया क्षेत्र में बसे हुए राष्ट्रों ने, देशों ने अपने आप को एक राजनीतिक संगठन के तौर पर, एक जो है क्षेत्रीय संगठन के तौर पर स्थापित किया, और इसी का नाम है शार्क। एक बात मैं बार बार क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं कि दक्षिण एशिया क्षेत्र है, जबकि शार्क यानी कि जो दक्षेश है वो दक्षिण एशिया क्षेत्र के राष्ट्रों का संगठन है। उस देश के, मतलब उन देशों के राष्ट्रों का अपना एक समूह है शार्क। तो शार्क को हम इसकी फुल फॉर्म से शुरू करते हैं। शार्क की जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी SAARC, शार्क। इसे हम हिंदी में दक्षेश कहते हैं, इसे ही हम हिंदी में दक्षेश कहते हैं। दक्षेश यानी कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का सहयोग संगठन। तो देखिए दोस्तों, दक्षिण एशिया के राष्ट्रों ने अपने आप को एक समतुल्य, एक जो है एक राष्ट्र के तौर पर, यह कहें कि क्षेत्रीय संगठन के तौर पर स्थापित किया, और इस संगठन का नाम, इस समूह का नाम पड़ा शार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का सहयोग संगठन। इस संगठन की अगर बात करते हैं, हमें कुछ मुख्य सी जानकारियां होनी चाहिए, और मुख्य सी जानकारी के तौर पर हमें एक तो इसकी स्थापना कब की गई उसकी बात करते हैं, यानी ये संगठन जो है एक औपचारिक संगठन के तौर पर स्थापित कब हुआ इसकी बात करते हैं। तो शार्क की स्थापना जो हुई है वो 8 दिसंबर 1985 में हुई है। 1985 में दक्षिण एशिया के राष्ट्रों ने एक साथ मिलकर अपनी स्थापना एक संगठन के रूप में की, और इसका नाम रखा शार्क। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई है। और अगर आपसे पूछें कि इसका जो कह सकते हैं कि स्थापना किस स्थान पर हुई, स्थापना स्थल क्या है, स्थापना स्थल कहाँ इन सभी देशों के बीच में समझौता हुआ, संधि हुई, तो देखिए ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सभी दक्षिण एशियाई राष्ट्र सम्मिलित हुए, इकट्ठा हुए सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष, और बांग्लादेश में इसकी स्थापना 1985 में 8 दिसंबर 1985 को हुई। इस संगठन का यानी शार्क का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ है? अगर इसकी बात करें तो इसका जो मुख्यालय हेड ऑफिस है वो काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है, जो कि नेपाल में स्थित है, नेपाल की राजधानी है। तो नेपाल के काठमांडू में शार्क का, दक्षेश का मुख्यालय है, हेड ऑफिस है। तो यहाँ कुछ जो बेसिक जानकारियां अगर बात करते हैं, शार्क की स्थापना किस नाम से हुई है, शार्क के नाम से फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसकी स्थापना कब की गई है? 8 दिसंबर 1985 को हुई है। ढाका में इसकी स्थापना हुई 1985 में, और इसका मुख्यालय, इसका जो हेड ऑफिस होगा शार्क का, वो होगा कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल में। इसके साथ ही आपको जो ध्यान रखना है कि हालांकि इसकी शार्क की स्थापना करते समय जो हमने बार बार जिन देशों के राष्ट्रों की बात की है, BBI मनपसंद यानी कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, इन राष्ट्रों ने, अगर आपसे बात करते हैं कि इसकी स्थापना कितने राष्ट्रों ने मिलकर की, तो इन 7 देशों ने मिलकर, ये जो 7 देश हैं, इनने मिलकर 1985 में शार्क की स्थापना की। लेकिन एक राष्ट्र बाद में इस संगठन का हिस्सा बना,
जो जिसकी हम इस तौर पे बात कर रहे थे कि कभी कभार हम उसे दक्षिण एशियाई क्षेत्र का हिस्सा मान लेते हैं, तो वो है कौन? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2005 में, कब? 2005 में शार्क का 8वां सदस्य देश बना। तो एक बात आपको जो ध्यान रखनी है, शार्क की स्थापना करने वाले 7 देश हैं, 7 कंट्री हैं, और वो है हमारी BBI मनपसंद। और वर्तमान में शार्क संगठन में, शार्क समूह में 8 देश शामिल हैं। 8वां देश है अफगानिस्तान, जो कि 2005 में शार्क संगठन में, शार्क समूह में शामिल हुआ। तो एक बेसिक सी जानकारी शार्क के बारे में आपको हो। अगर बात करते हैं कि शार्क की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं, मकसद क्या हैं, तो शार्क की स्थापना के उद्देश्य जो होंगे उनमें हम गिनती करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। तो इस रूप में तो हम बात करते हैं इसका एक मजबूत क्षेत्रीय संगठन, एक मजबूत क्षेत्रीय संगठन के तौर पर हमने शार्क की स्थापना की है, क्योंकि दक्षिण एशिया जो राष्ट्र हैं, क्योंकि जो दक्षिण एशियाई राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों की अपनी मिली जुली सी संस्कृति है, मिला जुला सा इतिहास है, आर्थिक स्थितियां लगभग मिली जुली सी हैं, और इस वजह से इस क्षेत्र के राष्ट्रों को अपने एक राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन के तौर पर स्थापित करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसका परिणाम था सार्क। इसके साथ ही जो है इस संगठन की स्थापना का जो एक उद्देश्य है वो है आपसी जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विस्तार है, उसका एक उद्देश्य इस संगठन की स्थापना के पीछे है। मानसिकता ये रही होगी कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो लगभग मिली जुली सी है और विश्व के ताकतवर देशों की तुलना में बहुत निम्न स्तर पर है। और इस देश के, इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए सभी देशों का एक साथ आना, सभी देशों का एक साथ सम्मिलित होना बहुत जरूरी था। इसीलिए इसकी स्थापना की गई संगठन की। क्षेत्रीय शांति एक बड़ा मुद्दा है शार्क की स्थापना का, कि भाई क्षेत्रीय शांति इस पूरे इलाके में बनी रहे, इस पूरे इलाके में जो आपसी संघर्ष हैं, आपसी तनाव हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। इसीलिए शार्क की स्थापना हुई है। क्षेत्रीय संगठन के तौर पर इसको मतलब अस्तित्ववादी एक संगठन मिले, एक आर्थिक विकास की धारणा को साथ में लेकर बनाया गया, क्षेत्रीय शांति की बात की गई है, आपसी सहयोग को, जो सभी राष्ट्र हैं उनमें आपसी मुद्दों पर जो आपसी सहयोग है, जो परस्पर सहयोग है, उसकी मानसिकता, उसकी सोच के चलते ही क्षेत्रीय संगठन जो शार्क है उसकी स्थापना हुई है, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, आपसी तालमेल को बढ़ावा देने के लिए। इस तरह के कुछ मुख्य बिंदु आप अपनी परीक्षाओं में शार्क की बात करते समय, शार्क संगठन की बात करते समय लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे सामने है, हम बात कर रहे हैं शार्क की स्थापना, शार्क की जो है मतलब एक संगठन के तौर पर इतनी जानकारियां हमें परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होंगी। शार्क की बात करते समय हमें शार्क द्वारा स्थापित 1-2 संगठनों की और बात करने की जरूरत है, और इसे मैं फिर यहीं जोड़ने की, जैसा कि मैंने कहा कि हमें जब हम शार्क की बात कर रहे हैं तो शार्क द्वारा ही स्थापित, शार्क द्वारा ही बनाए गए कुछ संगठनों की और हमें जानकारी होनी चाहिए। तो शार्क के साथ साथ हमें जो बात करनी है वो है साफ्टा। साफ्टा, साफ्टा क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हिंदी में इसको हम बोलें दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संधि। संधि या आप इसको समझौता भी लिख सकते हैं, संधि या समझौता। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार संधि, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता, इसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए दक्षिण एशिया के राष्ट्रों को जब ये एहसास हुआ, जब ये लगा कि आर्थिक रूप से सभी देशों को एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे का सहयोग करने की आवश्यकता है, तो दक्षिण एशिया के जो संगठन है यानी शार्क ने ही एक आर्थिक संधि, एक आर्थिक समझौता किया। और यह आर्थिक समझौता हुआ कब? 2002 में इसका प्रस्ताव लाया गया, है ना। और हम इसकी बात करें इस तरह कि इसका प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया कि सन 2002 में, क्योंकि स्थापना शार्क की 1985 में हो चुकी थी, इसलिए सन 2002 में शार्क संगठन के देश अपने आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देने के लिए, अपनी आर्थिक जो है गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शार्क जो के संगठन है वो साफ्टा नाम से एक व्यापार संधि, एक व्यापार समझौता लेकर आए, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा। 2002 में इसका प्रस्ताव सभी देशों ने प्रस्तावित किया। 2004 में इस पर हस्ताक्षर हुए
सभी देशों ने अपनी सहमति, अपना हस्ताक्षर दर्ज किया वो 2004 में दर्ज किया। और ध्यान रखना कि 2004 में इसमें अफगानिस्तान शामिल नहीं था। अफगानिस्तान जब सदस्य बना सार्क का 2005 में, तब उसी ने हस्ताक्षर किए। उससे पहले 7 देश जो थे वो इस पे साफ्टा पर हस्ताक्षर कर चुके थे। इसके अलावा इसे जो लागू किया गया, यानी इस योजना को जो साफ्टा है उसे लागू किया गया वो 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया। इस प्रस्ताव में, इस समझौते में वास्तविक तौर पर है क्या, उसकी बात करें तो साफ्टा का जो मतलब रूल है, साफ्टा का जो कानून है, उसके तहत ये है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि साउथ एशियाई जो देश हैं, राष्ट्र हैं, उनके बीच में जो व्यापार है उसे मुक्त तौर पर या कहें कि खुले तौर पर एक दूसरे देशों में प्रस्तावित किया जाए, जिस वजह से कि आपसी जो व्यापार है दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का उसे बढ़ोतरी मिले, उसे मतलब और ज़्यादा विस्तार मिले। इसके तहत ये क्या है कि ध्यान रखें कि मुख्य जो बात सबसे ज़्यादा है साफ्टा में वो ये कि इन सभी देशों के बीच ये समझौता है, ये संधि है कि इन सभी देशों के जो आपसी व्यापार हैं, आपसी आयात निर्यात है, उस पर आयात शुल्क पर, यानी अगर दक्षिण एशिया का कोई भी राष्ट्र अपने दक्षिण एशिया के ही किसी राष्ट्र से कोई वस्तु अपने देश में इंपोर्ट करता है, लाई जाती है, तो उस वस्तु पर लगने वाला जो सीमा शुल्क है, उस वस्तु पर लगने वाला जो कह सकते हैं कि ऐसे बोल सकते हैं हम एक्साइज ड्यूटी है, उसको सभी देश 20% तक, यानी 20% जो है कम करके लेंगे, 20% घटा कर लेंगे। यही साफ्टा संधि का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि आपसी जो व्यापार है वो इस तरह बढ़ेगा कि 20% जो टैक्स है, जो एक्साइज ड्यूटी है, या अपने देश में जो आयात शुल्क है, अगर मान लेते हैं कि पाकिस्तान कोई वस्तु हमारे देश में आयात करता है, तो अगर वो वस्तु अमेरिका से आती है और उस वस्तु पर 100 रुपये टैक्स लगता है, वही वस्तु पाकिस्तान से भारत में आने पर उस पर 80 रुपये टैक्स लगेगा, यानी 20% टैक्स जो है उस पर कम लिया जाएगा। इस तरह के समझौते के हिस्सेदार दक्षिण एशियाई सभी राष्ट्र हैं और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि इनके आपसी व्यापार को, आपसी आयात निर्यात को बढ़ावा मिले और इन देशों का आर्थिक विस्तार हो, आर्थिक उन्नति हो। तो इस पूरी वीडियो में हमने जैसा कि बात की कि अपनी इस बुक की, जिस बुक का नाम है, कोड है BPSC 144 और बुक का टाइटल है दक्षिण एशिया का एक परिचय। संक्षिप्त तौर पर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। पहली वीडियो में हमने 4 इकाइयाँ पूरी की हैं और अगली 2 या 3 वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरी बुक को कवर कर लिया जाए और आशा करता हूं कि इग्नू से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो कारगर होगी। कम से कम किताबों में जो घंटों घंटों बिताने के बजाय वीडियो पर अपना समय देना और वहाँ से समझना, मेरा ख्याल है कि ज़्यादा रोचक होगा, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा किताबों में समय देने की तुलना में उसके बजाय। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी, क्योंकि अच्छे खासे लेवल पर हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हैं, और आप इतना जो है सुझाव जरूर देंगे कि हमें किस तरह की और वीडियोस, किन टॉपिक्स पर जो वीडियोस हैं, किन सब्जेक्ट पर वीडियोस हैं आप देखना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। अपने विचार, अपने फीडबैक्स ज़रूर दें। आशा करता हूं कि आप सभी का साथ और समर्थन इस तरह मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने जैसे साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं अमरपाल सैनी। जय हिंद, नमस्कार।